चलिए आज हम आज़ादी की ओर, स्वतंत्रता की ओर और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के लेक्चर के ऊपर हम पिछले लेक्चर में जो चीज़ें जहाँ पर छोड़ कर गए थे उसी विधि को आगे बढ़ाएंगे और आज आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे। अंतिम लेक्चर में हमने यह सीखा था, जो पिछला था, कि वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए और वो किन कारणों से विफल हो गए। अब हमें उसके आगे के बिंदुओं पे आगे बढ़ना है, दैट इज़ इलेक्शंस इन ब्रिटेन, इलेक्शंस इन इंडिया। तो इलेक्शंस इन ब्रिटेन के ऊपर आते हैं क्योंकि हमें रीच करना है कैबिनेट मिशन प्लान पे। दिस कैबिनेट मिशन प्लान सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे पहुंचने के लिए जो पृष्ठभूमि उस वक्त बनी है उसे अब हम समझने का कार्य करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए 1945 मई का मंथ था। जर्मनी वेस्टर्न यूरोप में सबमिट कर चुका था टू द अलाइड पावर, और इसी कंडीशन में अब हम जुलाई में वहाँ पर चुनाव होते देखते हैं और उस चुनाव में अप्रत्याशित जीत मिली है लेबर पार्टी को। आप सब जानते हैं कि वहाँ पर कोalition की सरकार थी जिसमें कंजर्वेटिव्स भी थे, लेबर्स भी थे, लिबरल भी थे, लेकिन इस वक्त अब वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी है और फिर यहाँ से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि लेबर पार्टी के इस गवर्नमेंट के फलस्वरूप अब भारत को एक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो क्यों ये उम्मीद क्यों लगाई जा रही थी? देखिए, 1938 का समय था, 24 जून की कहानी थी। फिलकिंस लंदन में जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात लेबर रिप्रेजेंटेटिव से होती है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ शिरकत करते हैं। मीटिंग में खुद क्लीमेंट एटली उसका हिस्सा बने, एनरन बेवान उसका हिस्सा थे, स्टेफर्ड क्रिप्स उसका हिस्सा थे और हैरोल्ड लास्की। तो ये कद्दावर लेबर पार्टी के नेता उस 24 जून 1938 लंदन फिलकिंस में हुई मीटिंग का हिस्सा थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त शिरकत की थी। और उस वक्त कुछ वायदे किए गए थे, कुछ बातें की गई थी जवाहरलाल नेहरू के साथ। वायदा ये किया गया था कि यदि लेबर पार्टी पावर में आती है ब्रिटेन में तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी, वो भी यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पर, यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत को आज़ादी दी जाएगी, इंडिपेंडेंस दी जाएगी। अब ये वायदे सामने खड़े थे, ऐसे में वायदा भी इतना मुखर था कि मुकरा नहीं जा सकता था, और जीत भी इतनी ज़बरदस्त थी लेबर पार्टी की कि यह भी बहाना नहीं बन सकता था कि हमारी कोलिशन की सरकारें हैं या हमारे पास आंकड़े कम हैं, हम अपने किए हुए वायदों पर साफ खड़े नहीं हो सकते। तो दोनों परिस्थितियां वैसी थी कि मुकर पाना नामुमकिन था, और ये भारत में उस समय के वायसरॉय वेवल को नज़र आ रहा था और वो खुद इस बात को मान रहे थे, गलत फहमी में थे कि शायद अब लेबर पार्टी की ये नई सरकार मेरे कांग्रेसी साथियों को देश की कमान सौंप करके चली जाएगी और भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। कारण ये हो जाता है कि वो ये भूल गए कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स बहुत यूनिक है। वहाँ पर लेबर पार्टी अक्सर वो वायदे करती है जब वो पावर में नहीं होती, और जब पावर में होती है तो उन्हीं वायदों से बहुत अलग चलती है। ऐसे में जब वहाँ के कंजर्वेटिव और लिबरल्स इतिहास में अपनी कई डिफरेंसेस के बावजूद भी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ को लेकर के, कॉलोनीज़ को लेकर के हमेशा एक नज़र आए हैं, एक से मापदंड पालन करते नज़र आए हैं। ऐसे में यह भी कोई आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होता यदि लेबर पार्टी भी लिबरल्स की लाइन पर चलते हुए कंजर्वेटिव्स की सोच के साथ ही एक इत्तेफाक रखती, उसके साथ एक सहमति रखती कि हाँ, भारत को लेकर के उसकी नीतियाँ कुछ उसी दिशा में लगभग नज़र आती हैं जिस दिशा में जैसी कंजर्वेटिव्स की नज़र आती हैं। क्लीमेंट एटली भी कुछ इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मुद्दा अब यहाँ पर यह आ जाता है कि भारत सही मायने में अब कंट्रोल में रखने लायक था भी नहीं। मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं, इकोनॉमिक बर्डन इतने ज़बरदस्त थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, सिविल अथॉरिटीज़ और मिलिट्री अथॉरिटीज़ अब पूरी तरह से वेयर आउट हो चुकी थी, वापस जाना चाहते थे। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अब कॉलोनीज़ के ऊपर कंट्रोल करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, पॉलिटिशियंस अवेकन थे, अवेयर थे। यह सारी परिस्थितियाँ थीं और किसी भी समय मास स्ट्रगल्स हो सकते थे, और इस समय युद्ध में तबाह हो चुके ब्रिटेन को ही संभालना ज़रूरी था। हालांकि ब्रिटेन युद्ध जीता भी था और इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो चुका था, जिसमें अमेरिका और रशिया अब इम्पॉर्टेंट बैलेंस ऑफ पावर संभाल रहे हैं। ब्रिटेन के पलड़े में अब शक्ति का भार नहीं था। ऐसे में दबाव था अमेरिका का और यूएसएसआर का कि भारत के विषय में कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लिया जाए। ये तो थे। तो ऐसे में न्यू कॉलोनियलिज्म का रास्ता ज़्यादा अपनाना ज़रूरी था, जिसके तहत भारत को आज़ाद भी कर दिया जाए, लेकिन इतना
टूटा हुआ, इतना कटा हुआ, डिसयूनाइटेड, पूरी तरह से इनफैक्चुअल भारत हो, जो राजनीतिक, आर्थिक और हर तरह से व्यावसायिक तौर पर हमारी ज़रूरतों, हमारी समर्थन पर निर्भर करे, कभी भी अपने स्तर पर विकसित ना हो पाए। और ऐसे में इन फाइनेंसेस, कैपिटल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनके माध्यम से सेनाओं और इक्विपमेंट्स, वार वेपन्स की सपोर्ट के नाम पर हम हमेशा इस डेवलपिंग नेशन को अपनी उंगलियों पर नचाते रहें। ये हमारे उसी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इंटरेस्ट को हमेशा सर्व करता रहेगा जिसे ये पहले सर्व करता था, जब हम यहाँ पर डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे और इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल करते थे। ये आगे भी चलता रहेगा, इसे न्यू कॉलोनियलिज्म माना गया, ये जानते थे। इसीलिए क्लेमेंट एटली का बिहेवियर कोई दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग नहीं था जो कि कंजर्वेटिव के प्रधानमंत्री थे। वह भी ये चाहते थे कि कम्युनलिस्ट को पूरी हवा दी जाए और वो अपने स्तर पर हमेशा न्यूट्रल फोर्सेस को दबाते ही रहें। वह भी ये चाहते थे कि अगर कोई मास स्ट्रगल हो तो उसे ब्रूट फोर्स के साथ दबाया जाए। वह भी अपनी इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉलोनीज थी या इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो ऐसे में वह वो सारी चीज़ें चाहते थे जो पहले के कंजर्वेटिव नेता चाहते थे। वह भारत में अपनी एक अच्छी पकड़ मजबूत करना चाहते थे और इनफैक्ट उनके द्वारा तो उस समय में, इस जुलाई में जीतने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो है वो फाइनली सितंबर में ख़त्म होगा ईस्ट में, जापान में, तो उनके द्वारा वियतनाम में फ्रेंच फोर्सेस की सपोर्ट के लिए, जावा में डच फोर्सेस की सपोर्ट के लिए भी भारतीय सेनाओं को अभी भी वहाँ पर भेजे जाने की कोशिशें जारी थी। तो इससे पता लगता था कि वो भी किसी तरह से वही कंजर्वेटिव हैं जो कंजर्वेटिव ब्रिटेन में है, बस लेबर पार्टी का लगा है। लेकिन जब विदेशी हितों की बात आती है, ब्रिटिश हितों की बात आती है, तो सोच में कोई बहुत ज़्यादा अलगाव नहीं नज़र आता है। ऐसे में जो भारतीय उम्मीदें थीं वो कि बहुत ज़्यादा नहीं रहीं। ऐसे में अब कदम क्या उठाए जाते हैं लेबर पार्टी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या दे सकते हैं भारत को। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ आपकी पार्टी की नज़रें हैं, भारतीय उम्मीदें हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं और ब्रिटेन की रियल कंडीशन भी उस समय में एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे में यह कहा गया कि अभी फौरी तौर पर जो चुनाव पेंडिंग है पहले वो करा लेते हैं। एक बारी चुनाव हो जाएंगे, उसके बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस जो आगे इंडिया के साथ करनी है, या जो इंडिपेंडेंस की कहानी है, या ट्रांसफ़र ऑफ पावर का प्रोसेस करना है, वो हम कर लेंगे। पहले फौरी तौर पर आप यहाँ पर चुनाव करा लीजिए, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन चुनाव के लिए यहाँ पर अब वेवल को कहा गया कि आप अनाउंसमेंट्स करिए कि यहाँ पर अब चुनाव कराए जाएंगे। तो इसके लिए 21 अगस्त 1945 वह तिथि है जिस तिथि को क्लीमेंट एटली ने यह कहा कि आप भारत में चुनाव करने की घोषणा कर दीजिए। 1934 से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव पेंडिंग थे, 1937 से ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव पेंडिंग थे। ऐसे में कहा गया कि आप उन चुनावों के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर दीजिए। उन चुनावों के लिए ये अनाउंसमेंट की। इसके बाद बहुत और अग्रेसिव, प्रोएक्टिव होकर के वेवल ने अपने लेवल पर सितंबर 21 के अराउंड अपने लेवल पर एक घोषणा जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो अर्लीस्ट पॉसिबल जो हमारा इंडिया को लेकर के डिसीजन है वो ये है कि हम बहुत जल्दी भारत को सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। अर्लीस्ट पॉसिबल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। ये 1938 के 24 जून के कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट था। इसमें इंडिपेंडेंट शब्द को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हटा दिया और अर्लीस्ट सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का यहाँ पर चयन किया गया और ये कहा गया कि हम खुद चाहते हैं कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सॉर्ट आउट हो जाए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इलेक्शन के बाद उनके साथ और प्रिंसली स्टेट्स के नुमाइंदों के साथ मिल करके हम चाहते हैं कि भारत के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उभर करके आए भारतीयों की इच्छाओं के मुताबिक। तो यह भी एक बहुत ही डेलिब्रेट स्टेटमेंट था जिसमें साफ तौर पर यूनिवर्सल सफरेज शब्द को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया। एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के हितों में बनाए इन शब्दों के साथ। तो देखिए लेबर पार्टी के स्टैंड्स चेंज होते नज़र आ रहे हैं। 24 जून 1938 के वो वायदे और एक्चुअल में पावर आने के बाद सितंबर 1945 की वेवल की ये स्टेटमेंट्स। बहरहाल ये सारी बातें हैं और लेबर पार्टी के विरादों के बारे में खुद लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली के मित्र हेरोल्ड लास्की से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं हेरोल्ड लास्की का यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोल्ड लास्की कहते हैं, इन ऑल ब्रिटिश पॉलिसी वेदर इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट there is still a government or under the Attlee there is still a marked and notable absence of a real will to help in making India free in the full sense of the term. There is too much exploitation of partly real and partly unreal communal differences in India, partly made and partly exploits by ourselves। साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर
बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लॉइटेशन किया गया है भारत के कम्युनल डिफरेंसेस को। सांप्रदायिक भेद जो भारत में है, पार्टली तो रियल थे, पार्टली क्रिएटेड थे अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसमें से वह डिफरेंसेस कुछ तो रियल थे, कुछ हमारे पैदा किए गए, तो पार्टली मेड एंड पार्टली एक्सप्लॉइटेड बाय आवरसेल्व्स। देयर इज़ द इमेंसली ओवररेटेड हीरो वर्शिप ऑफ प्रिंसेस फॉर whom वी आर सपोज टू हैव सेक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो प्रिंसेस हैं उनको हमने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, और हमेशा ऐसा हमने समझा कि जैसे हमारी उनके प्रति कोई बहुत ही ऐसी धार्मिक तौर पर, जैसे रिलीजियसली कोई हमारी ड्यूटी उनके प्रति बनती है, उसे हमें पूरा करना है। यही सारी चीज़ें इस दौर में हुई हैं। और अब जब इलेक्शन का स्टेटमेंट आ चुका है तो इलेक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, क्योंकि और कुछ करने को है ही नहीं। वेबल प्लान फेल हो चुका था जून 1945 में। उसके बाद 21 अगस्त की यह चुनाव की घोषणा, क्योंकि ब्रिटेन में सरकारें बदल चुकी थी। उसके बाद अब फाइनली दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के तहत भारत में अब चुनाव होंगे। ब्रिटेन के चुनाव के बाद अब भारत के इस चुनाव के क्या नतीजे आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। रोको भाई। देखिए, इलेक्शन जो हुए हैं 1945 दिसंबर से 1946 जनवरी के बीच में, इसके रिजल्ट्स उसी लाइन पर निकल कर के आए जो एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे। वेबल प्लान के बाद मुस्लिम लीग की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ चुकी थी मुस्लिम मासेस के बीच में, ये हमें एक्सेप्ट करके चलना होगा। अब अंततः यहाँ पर क्या उभर करके आया वो देखिए, सबने अपना भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी तरह से हर चीज़, हर संसाधन को यहाँ पर झोंक दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं आगे आज़ादी मिल जाने के बाद कम्युनलिज्म का चैप्टर कराऊंगा, उसमें मैं बहुत डिटेल में कम्युनलिज्म के आस्पेक्ट से इन चीज़ों को, इन इवेंट्स को वापस से ट्रेस करके आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए हमें आज़ादी की ओर पहुंचना, तो मैं इवेंट्स बाय इवेंट्स आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए उस हिसाब से उसकी डिटेलिंग हो रही है। इसमें अब क्या होता है कि आपने जो यहाँ पर तरीके अपनाए वो ये थे कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए, उन ट्रायल्स के इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया चुनाव में सपोर्ट लेने के लिए। बड़े पैमाने पर जो योद्धा, भारतीय सैनिक युद्ध में मारे गए, उनके वॉर मेमोरियल्स बनाने का यहाँ पर सिस्टम हुआ। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बड़े लेवल पर जो भारतीय नेताओं को अरेस्ट किया गया, या जो लोग मारे गए गवर्नमेंट के रिप्रेशन में, उन्हें हीरोज़ की तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया। लोगों के इमोशनल सेंटीमेंट को यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तो अब तक ये 1942 से लेकर के 1945 तक, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो या फिर वो इंटरनेशनल आर्मी हो, इन दौरान हुए प्रत्येक इवेंट को यहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों ने अपने लेवल पर इमोशनली यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। सभी नेताओं ने रैलियाँ की, लोगों को अपने साथ जोड़ा, और उनके साथ वायदे किए गए कि जो आपके ऊपर, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन ऑफिसर्स ने, जिन पुलिस ने आपके ऊपर उत्पीड़न किया है, हमें एक बार मिनिस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, जब हम ऑफिसेज़ में आ जाएंगे उन सभी के साथ हिसाब चुकता किया जाएगा, बदला लिया जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ही वो स्टेटमेंट्स थी जिन्होंने ब्यूरोक्रेसीज़ के अंदर डर पैदा कर दिया था इस समय में, और इसी चीज़ से भयभीत वेबल भी थे। और वेबल का यह डर आगे किस तरह से निकलेगा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यह एक रीज़निंग बनी है उस समय में कि लोगों के इमोशनल सेंटीमेंट्स को इनकैश किया गया कि जिन पुलिस वालों ने, जिन अफसरात लोगों ने आपके ऊपर अतिक्रमण किया, अत्याचार किया है, आपका दोहन किया, एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ पूर्णतः बदला लिया जाएगा। ये हम आपको यहाँ पर वायदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के तहत बहुत ही चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में चुनाव हुए हैं, ये बड़ी चीज़ है। कांग्रेस को नेचुरल सा एस्पेक्ट है कि नॉन मुस्लिम रीजन में 91.3% वोट मिला, जनरल सीट्स में 91.3% सीट्स मिली। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 91.3% वोट शेयर लेकर के जा रहे हैं आप जनरल्स में, यानी कि नॉन मुस्लिम में। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल 102 सीट्स में से 57 सीट्स कांग्रेस लेकर के गई। 102 में से 57 सीट्स, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय में। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि मुस्लिम लीग भी किसी लेवल पर पीछे नहीं थी। किस तरह से मैं ये कह पा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग पीछे नहीं थी? मुस्लिम लीग ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में परफॉर्म किया है। 86.6% वोट शेयर उसके पास आया है, और 30 सीट्स मुस्लिम्स की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में थी। 30 की 30 सीट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की मुस्लिम लीग इस बार लेकर के गई है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुस्लिम्स के बीच में अच्छी पकड़ बन चुकी थी मुस्लिम लीग की, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक रहती है प्रोविंसेस की, मैंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का आंकड़ा आपको बताया। जहाँ तक बात आती है सभी प्रोविंसेस की,
तो सभी प्रोविंसेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल मुस्लिम्स की इस समय में सीट्स बनती थी 509 टोटल सभी प्रोविंसेस को अगर जोड़ा जाए, जिसमें से 442 सीट्स के ऊपर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। तो टोटल प्रोविंसेस की 509 सीट्स में 442 सीट्स पे मुस्लिम लीग जीती, ये बड़ी बात थी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, इतनी अप्रत्याशित जीत मिलने के बाद भी जिन्ना का सपना पूरा नहीं हो रहा था। वो क्यों, समझना पड़ेगा इस बात को। जिन्ना जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन थे, उन्हें जीत करके एक स्वराज वहाँ स्थापित करना चाहते थे, एक पाकिस्तान वहाँ बनाना चाहते थे। वो सपना इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा था कि जिन्ना के पास ऑल इन ऑल सीट्स बहुत अच्छी हैं, वोट शेयर भी है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं आ पा रही है उन टेरिटरीज़ में, उन प्रोविंसेस में कि सरकार बनाई जा सके। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इसलिए अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि नॉर्थ वेस्ट की मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में से भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार कांग्रेस ने बना ली। नॉर्थ ईस्ट की मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में से भी आसाम में सरकार कांग्रेस ने बना ली। तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मुस्लिम टेरिटरी वो कांग्रेस के पास चली गई। नॉर्थ ईस्ट से आसाम कांग्रेस के पास चला गया। पंजाब, ये भी एक बड़ी बात है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी अकाली सिख और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को छोड़ के सभी पार्टीज़ ने आपस में हाथ मिला करके खिजर आयात खान के अंदर सरकार बना ली। ये एक बड़ी बात थी। तो पंजाब से यूनियनिस्टों को डिसलॉज नहीं कर पाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में कांग्रेस काबिज हो गई, ये बड़ी बात थी। सिंध में और बंगाल में ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई है, लेकिन उस पर भी ये कहा जाता है कि मुश्किल ही सरकार की और यूरोपियंस की समर्थन के साथ वो सरकार बनी, क्योंकि यूरोपियन को भी चुनाव लड़ने का यहाँ पर अधिकार था। तो उनके समर्थन से आप बामुश्किल यहाँ पर सिंध और बंगाल में सरकार बना पाए हैं। तो ये चुनावी नतीजे उस समय के थे जो मैंने अभी आपके सामने बताए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब विश्लेषण किया जाता है इस बात का कि मुस्लिम लीग को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मुस्लिम सोसाइटी का मिला है, तो उसके ऊपर क्रिटिक्स का कहना ये है कि यह परिस्थिति को ऐसे देखना ठीक नहीं है। कैसे एनालिसिस करते हैं वो इस परिस्थिति का, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं फॉलो होता, जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लंबे समय से खुद अंग्रेज़ों ने चलाया था 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म से, और उसी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की वजह से मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से उन्होंने दूर रखा, तो नतीजे कुछ और आते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग इस तरह से परफॉर्म कर रही है, जनरल्स में नहीं। दूसरी बात, जो फ्रेंचाइज था इट वाज वेरी वेरी लिमिटेड, ओनली 10% वोटर्स वर एलिजिबल टू वोट। तो फ्रेंचाइज, ऑल इन ऑल फ्रेंचाइज वाज वेरी लिमिटेड 10%। ऐसे में यदि सभी को वोटिंग का राइट मिलता, फिर पता लगना था कि मुस्लिम लीग के पास मुस्लिम समाज का जनाधार कितना है। तो ऐसे में वो यही बातें इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भी लागू होती है। लेकिन क्रिटिक्स इस रूल आउट करते हैं कि जब संविधान बनने के बाद फिर आज़ाद भारत में वो कह रहे हैं कि जो अनडिवाइडेड इंडिया में अगर फ्रेंचाइज सबके पास होता, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता, तो नतीजे ये नहीं आते। तो वो कह रहे हैं जब डिवाइडेड हो गया, तो फिर जब भारत जब आज़ाद हो गया, उसके बाद पॉपुलर इलेक्शन 1952 में भारत में हुए। कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पॉपुलर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के मेथड पे सबको वोटिंग का राइट मिला, चुनाव हुए, कांग्रेस ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो मतलब कांग्रेस पहले भी परफॉर्म कर रही है जब फ्रेंचाइज लिमिटेड है, कांग्रेस बाद में भी परफॉर्म कर रही है जब इलेक्शन पॉपुलर है। लेकिन यहीं पर मुस्लिम लीग ने 1954 में 2 साल के बाद, जब ईस्ट पाकिस्तान रीजन में, उस ईस्ट पाकिस्तान में जिसमें कि बंगाल आता था, बाद में वो बांग्लादेश हो गया है, तो जब 1954 में ईस्ट पाकिस्तान रीजन में चुनाव हुए हैं, तो मुस्लिम लीग को मुंह की खानी पड़ी है वहाँ पर ईस्ट में। ये एक बहुत बड़ी चीज़। इसके बाद खुद मुस्लिम लीग ने वेस्ट पाकिस्तान में भी अपनी ज़मीन गंवा दी थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के हाथों थोड़े समय के बाद। तो जब पॉपुलर इलेक्शन ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, वहाँ पर आप ख़त्म, अदर पार्टीज़, वेस्ट में भी आप लंबे समय तक टिक नहीं पाए, ख़त्म कर दिया गया आपको। और कई बार तो मिलिट्री कू हुए हैं, तख्ते पलट किए गए हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये जीत कोई बहुत बड़ी पॉपुलर विक्ट्री नहीं थी। लेकिन फिर भी
सत्य ये है कि मुस्लिम लीग इन चुनावों में जीती है, मुस्लिम लीग का कद बड़ा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 30 सीटें मुस्लिमों की में से 30 सीटें लेकर के आना बड़ी चीज़ थी। लेकिन ऐसे में अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मुस्लिम, देखिए सरकार बनाई, आसाम मुस्लिम, देखिए सरकार बनाई, पंजाब में भी सीटें लेकर के गए हैं, सिंध में भी कुछ सीटें लेकर के गए हैं, यूनाइटेड प्रोविंस में, बिहार में भी सीटें लेकर के गए हैं जो कि मुस्लिम सीटें थी। तो मैं जब कह रहा हूँ सीटें लेकर के गए हैं तो मुस्लिम सीटें लेकर के गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मद्रास में, उड़ीसा में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बिहार में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, आसाम में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़बरदस्त रहा, क्लीन स्वीप रहा। उस लेवल पर 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी, 4 कमिश्नरेट हाई कमिश्नर एरियाज़ हुआ करते थे, तो ज़बरदस्त। लेकिन मुस्लिम लीग भी 1927 के कंपैरेटिवली बहुत आगे खड़ी थी। मुस्लिम वोट जनाधार बहुत बड़े स्तर पर अपने साथ उसने भी ले लिया था। 86.6% वोट शेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है। और 30 में से 30 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 509 टोटल प्रोविंशियल सीट्स में से 442 सीट्स। इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द मुस्लिम लीग। द प्रॉब्लम वाज कि मेजॉरिटीज़ नहीं आ पाई उस लेवल पर, तो सरकारें नहीं बना पाए, तो ओनली 2 गवर्नमेंट्स वर देयर इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड इन द बंगाल। तो दैट वाज द होल एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन सिस्टम। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन सिस्टम किया जाएगा, तो अंग्रेज़ों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों? जो इतने लंबे समय से मेहनत की जा रही थी वो हो गया ना। मुस्लिम सीट्स पे मुस्लिम लीग और जनरल में कांग्रेस, तो क्या यही तो करना था। कम्युनलिज्म पे मोहर लग गई, सांप्रदायिकता पे मोहर ठोक कर लग चुकी है, और अब सिचुएशन पूरी क्लियर है इस वक्त और माहौल बन चुका है। अब आगे बढ़ेंगे अंग्रेज अपनी स्कीम के तहत, और इसी के तहत अब अनाउंसमेंट्स होंगी ब्रिटेन में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए। तो सबसे पहले अब हुआ क्या है, जब जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, तो लेबर पार्टी की सरकार बनने के साथ ही ये चीज़ हो गई थी कि इंडिया के बहुत ही हिमायती, ऐसा कहा जाता है, बड़े मित्र, हालांकि मित्र तो उनमें से कोई भी नहीं था, कहा जाता है कि भारत के मित्र लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को उसी समय सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया था, लियो एमरी की जगह पे। तो पैथिक लॉरेंस भारत के हिमायती हैं, कहते हैं कि उनको बना दिया गया। तो अब फरवरी 1946 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में, यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अपर हाउस में, ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब हम भारत के पास एक हाई पावर्ड कैबिनेट मिशन भेजने जा रहे हैं विद ऑल द 3 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट पोर्टफोलियो। जो कैबिनेट के मंत्री हैं तीनों, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक कैबिनेट हाई पावर्ड मिशन इंडिया जाएगा। ये वो फरवरी में कह रहे हैं, और सेम स्टेटमेंट को क्लीमेंट एटली, वहाँ के प्रधानमंत्री, मार्च में 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने ये बात प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के तहत 3 मेंबरी कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखें, कैबिनेट मिशन प्लान पे आज बहुत डिटेलिंग हो जाएगी, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसकी भी बात आज हम करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे डेडिकेटेड लेक्चर एक बाद में जाकर के आएगा जब हम आज़ादी के बाद की प्रक्रिया को समझेंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान का नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? क्योंकि उसके तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। कौन कौन इसके सदस्य थे? खुद सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे। दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स को कैसे भूल सकते हैं आप, क्रिप्स मिशन 1942, तो स्टैफर्ड क्रिप्स इस बार ये प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का प्रेसिडेंट खुद आ रहा है। और तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन एवी अलेक्जेंडर, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया इन इटसेल्फ लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड दैट इज स्टैफर्ड क्रिप्स, एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी एवी अलेक्जेंडर। इन 3 मेंबरों से मिलकर के कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 भारत आता है। जवाहरलाल नेहरू उन्हें रिसीव करते हैं, और इसके बाद अब आगे की सारी कार्रवाई बढ़ेगी, और कैबिनेट मिशन इनके साथ लगातार 3 हफ्ते तक डेलिब्रेशंस करेगा।
मीटिंग्स करेगा, सब कुछ होगा। जब वो डेलिब्रेशंस मीटिंग नतीजे नहीं निकल पाएंगे तब कैबिनेट मिशन अपने लेवल पर ही एक प्रपोज़ल प्रमोट कर देगा आगे, और वही प्रपोज़ल उसी कैबिनेट प्लान के ऊपर फर्दर सारी डिस्कशन चलेगी। तो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रपोज़ल कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दिए गए हैं भारत की परिस्थितियों को भांपते हुए, किन किन एजेंडे पर वो काम करने के लिए आया था। कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान की ओपनिंग लाइन्स हैं मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए। मार्च 1946 में जो वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी स्पीच दी, उसमें उन्होंने क्या बोला? वी आर वेरी माइंडफुल ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ शुड बी एबल टू लिव फ्री फ्रॉम फियर। हमें पूरा का पूरा संज्ञान है कि माइनॉरिटीज़ के अधिकार क्या है, माइनॉरिटी बिल्कुल भय मुक्त होकर के जिए। ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट अलाउ अ माइनॉरिटी टू प्लेस अ वीटो ऑन द एडवांस ऑफ द मेजॉरिटी। ये बात ध्यान से समझ के चलिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। माइनॉरिटी के अधिकारों की संरक्षण करना जरूरी है, लेकिन माइनॉरिटी को ऐसी कोई वीटो शक्ति, कोई ऐसी ताकत ना दी जाएगी मेजॉरिटी के एडवांसमेंट को भी वो रोक सके। ये पहले के जो स्टैंड लिए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उससे बिल्कुल भिन्न ये स्टैंड इस बार लिया गया है। ये बड़ी चीज़ थी। आई बात समझ में? अब इसी के आधार पर हम आपको सारी पॉलिसी दे देते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत में लॉर्ड वेवल के साथ मिल करके भारतीय नेताओं के साथ 3 हफ्ते तक डेलिब्रेशंस की, मीटिंग्स की। इन्हें कहा कि भाई आप आइए, सुझाव दीजिए, हमसे बातचीत करिए। 3 मुद्दों पर हमें आगे बढ़ना। पहला मुद्दा, भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। दूसरा मुद्दा, अभी के लिए फौरी तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट। तीसरा, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, भारत की आज़ादी। 3 एजेंडे पे हमें बात करनी, आइए प्लानिंग करें। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच के डिफरेंसेस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए। मुस्लिम लीग वहीं अपनी पाकिस्तान की मांग के साथ फंसी हुई थी और कांग्रेस यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया के कंसेप्ट के साथ ही चल रही थी। अंततः 16 मई को लॉर्ड वेवल अपने ही लेवल पर डिस्कशंस करते हैं और कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवल की कंसल्टेशंस के साथ अपने लिए संज्ञान पर सुमोटो अपना प्लान 16 मई को दे देता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान और वेवल की आपसी बातचीत और आपसी सहमति से जो 16 मई को प्लान अनाउंस होता है उसमें क्या है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ जिसके ऊपर कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की क्या आपत्ति रही। आपको समझ के चलना है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली चीज़, क्या कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया? बिग नो। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक यूनाइटेड इंडिया बनाने का कंसेप्ट दिया, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, क्या कैबिनेट मिशन प्लान ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को कंटिन्यू किया? नहीं। पहली बार 1909 से चले आ रहे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने। नो सेपरेट इलेक्टोरेट, सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द कैटेगरीज बट सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम विल नॉट बी देयर। 2 बड़ी चीज़ें हो गई। तो आपको लगता होगा कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरह से मुस्लिम लीग के विरोध में था? नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान ने हर तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को और डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अदर माइनॉरिटीज़ को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। उसके लिए जो स्कीम दी है, इसे अब बहुत ही लॉजिक से समझते हैं कि स्कीम क्या दी। सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को सेटिस्फाई और कांग्रेस की यूनाइटेड इंडिया की मांग को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, ध्यान से समझिए। कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि हम भारत में चुनाव ऑर्गेनाइज करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। भारत में चुनाव होंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए चुनाव किए जाएंगे। 1945 दिसंबर से 1946 जनवरी के बीच में प्रोविंसेस के लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो चुके हैं। अभी बता के हटाऊँ आपको, तो वो लेजिस्लेचर्स बन गई हैं ना, हमारे पास मेंबर आ गए हैं ना, चुने हुए। अब इनके द्वारा चुनवाए जाएंगे आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। इसलिए तो पहले चुनाव करा लिए थे कि जब आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है तो उसमें भी मेंबर आने चाहिए ना। उन्हें कौन चुन के भेजेगा?
पहले फिर चुनाव करा लिए गए थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के। तो अब सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले अपन बनाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अपन चुनाव कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। तो कांग्रेस की अब तक इतने लंबे समय से क्या मांग थी कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, सीधी वोट डाले जनता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन डायरेक्ट हों, और यूनिवर्सल सफरेज, सभी को वोटिंग का अधिकार। कांग्रेस को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कैबिनेट मिशन प्लान ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट दिया फॉर द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कैबिनेट मिशन प्लान ने यूनिवर्सल सफरेज नहीं दिया। सफरेज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। आई बात समझ में? सफरेज यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब ये है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो लोग हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों को चुन करके भेजेंगे, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर खुद बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सफरेज से चुन करके आए थे। मैंने आपको अभी बताया मात्र 10% ही सफरेज था, 10% ही लोगों को वोटिंग का अधिकार था, उनसे चुन करके आई थी वो लेजिस्लेटिव असेंबलियाँ। और वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा आगे मेंबर चुनने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि संविधान सभा के, जिसको संविधान बनाना था। तो एक तो ना तो इलेक्शन डायरेक्ट हुए, इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट, तो सीधी वोटिंग नहीं डली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं हुआ, मतलब कि किसने पहले पोस्ट लैंप पार कर लिया दौड़ते हुए। ये डायरेक्ट वोटिंग में होता है, जो हम आज की डेट में आम चुनाव में वोट डालते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन की बजाय इनडायरेक्ट, सीधे जनता वोट डाले नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नो। इसके अलावा यूज़ क्या किया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके बेसिस पे आज की डेट में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसी तरह से इलेक्टोरल कॉलेज बनेंगे, किसी भी प्रोविंस के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, और फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम कहते हैं, इसी के वाया कैंडिडेट चुन के आएंगे। ये 3 बातें याद रखना। ये कांग्रेस की पहले की मांग से विरोध में था, लेकिन कांग्रेस ने इसे मान लिया, एटलीस्ट मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इसमें कितने मेंबर आएंगे, ये सबसे बड़ी बात। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर होंगे 389। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुल सदस्यता कितनी होगी? 389, 390 से एक कम। ये 389 कैसे पूरे किए जाएंगे? भारत उस समय 2 हिस्सों में था, एक ब्रिटिश इंडिया जहाँ पर ब्रिटिशर सीधे रूल करते थे, प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में भी कुछ हाई कमिश्नर प्रोविंसेस भी थी। तो 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को, 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को, 4 सीट्स हाई कमिश्नर को, तो टोटल हुई 296, और 73 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को, तो टोटल हो गया 389। 296 प्लस 73, 389 सीट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ओके, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया में 296 सीट्स हैं, इनका कैसे सिस्टम अपन को सेट करना है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। 296 में से अपन 292 को लेंगे, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन है, बाकी तो 4 हाई कमिश्नर प्रोविंसेस की थी, हाई कमिश्नर एरियाज थी। तो 292 में से 210 जनरल सीटें, 210 जनरल, 78 मुस्लिम्स, 4 सिख। तो 210 प्लस 78 कितने हुए? 288 प्लस 4 292 हो गए पूरे। तो 210 जनरल सीटें, 78 मुस्लिम्स रिजर्व सीटें, 4 सिख रिजर्व सीटें। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? भेजे में रहना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ में? तो इमेजिन करके बिठा लेना। कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीटें 389, 292 ब्रिटिश इंडिया, 4 हाई कमिश्नर एरिया 296, 73 प्रिंसली स्टेट्स,
तो 292 जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें से 210 किसकी? जनरल, 78 मुस्लिम्स और 4 सिख। क्लियर कहानी? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और हाई कमिश्नर एरिया सीट्स कैसे बनेंगी? इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रिंसली स्टेट्स की सीटें कैसे भरेंगी? नो इलेक्शन, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। आई बात समझ में? यह भी कांग्रेस का आगे जाकर के ऑब्जेक्शन होगा। क्लियर? अब अंततः किस प्रोविंस को कितनी सीटें देनी है ये कैसे तय होगा? तो पॉपुलेशन के बेसिस पर हर प्रोविंस को सीट मिलेगी। जैसे मान लीजिए पंजाब प्रोविंस, तो उसकी जितनी जनसंख्या उतनी सीटें उसकी जेब में, कि 292 में से पंजाब से कितने आएंगे, तो हर 10 लाख पे एक सीट। आज भी यही फार्मूला अपन फॉलो करते हैं। और पंजाब को मान लीजिए, पंजाब को चली गई सपोज करो 6 सीटें, मान लो 60 लाख पॉपुलेशन थी, तो ऐसे में पंजाब के ही भीतर वो 6 सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कम्युनिटी के बेसिस पर, कि पंजाब में फिर उससे 60 लाख में से किस कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है। आई बात समझ में? तो इसके बेसिस पर 3 कम्युनिटी कुल बनाई गई थी इस समय में। पहली कम्युनिटी मैंने अभी बताया 292 में से 210 सीटें जनरल को थी, तो पहली कम्युनिटी जनरल, दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम, तीसरी कम्युनिटी सिख। टोटल 3 कम्युनिटियाँ ही यहाँ पर चुनी गई थी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपने पहले सीट्स बांटी हैं प्रोविंसेस को उनकी जनसंख्या के हिसाब से, फिर उनमें भी आपने सीट्स जो रिज़र्व रखी हैं वो फिर कम्युनिटी के हिसाब से, कि उसमें उस कम्युनिटी की कितने जनसंख्या एग्जिस्ट करती है। आज भी ऐसे ही होता है कि पंजाब की कुल कितनी सीटें, उसमें से एससी की कितनी सीटें हैं, जहाँ पे एसटी होते हैं उनमें से एसटी की निकलती है। ये तो हो गया फॉर्मूला। हाई कमिश्नर में ये पॉपुलेशन वाला और कम्युनिटी वाला फार्मूला थोड़ा चेंज था। ये हो गया सारा फार्मूला सिस्टम। पहला तो ये कंसेप्ट हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुन करके आ गए, मान लो 296 आ गए, चुन करके आ गए। अब क्या होगा? ये चुन करके आने के बाद क्या करेंगे? अब बनाए जाएंगे 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये क्या है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। टोटल जो प्रोविंसेस है ना, वो टोटल प्रोविंसेस, उन टोटल प्रोविंसेस को 3 सेक्शन में ग्रुप किया जाएगा। ग्रुपिंग। सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मतलब 6 प्रोविंसेस सेक्शन ए में डाल दी। वो कौन सी हो गई? यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा। तो 6 नॉन मुस्लिम या नॉन सिख हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस सेक्शन ए में, इसमें जोड़ी 3 हाई कमिश्नर एरियाज़ और, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ इकट्ठा है, और कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग ये भी जोड़ दिए हाई कमिश्नर एरिया भी इसमें। तो 6 प्रोविंसेस प्लस 3 हाई कमिश्नर एरिया सेक्शन ए। सेक्शन बी में नॉर्थ वेस्ट की मुस्लिम मेजॉरिटी सिट प्रोविंसेस, तो कौन सी होंगी ये? सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 3, इसमें एक और जोड़ेंगे हाई कमिश्नर एरिया बलूचिस्तान, तो कितने हो गए? 4। 3 प्रोविंसेस, एक हाई कमिश्नर एरिया। तो हाई कमिश्नर एरिया टोटल कितने थे कंट्री में? 4। 4 एडजस्ट करा दिए ना। बलूचिस्तान सेक्शन बी में, नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी में चला गया, और दिल्ली, अजमेर, और मारवाड़ और कुर्ग सेक्शन ए में चले गए। सेक्शन सी नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी, आसाम, बंगाल, हो गया पूरा भारत सेट। क्या दिक्कत की बात है? मामला 6 3 9 2 11 11 ही तो प्रोविंस होती थी इंडिया में। उस दिन से यही तो पढ़ा रहा हूँ कि 11 प्रोविंसेस में से 8 में 1937 के इलेक्शन में 11 प्रोविंसेस में से 8 में तो कांग्रेस ने अपनी सरकारें बना ली, और 9 में तो सरकारें बना ली, 8 में उनके प्रधानमंत्री बने। तो 11 प्रोविंसेस मैंने सेट करा दी। 6 सेक्शन ए में आ गई, 3 सेक्शन बी में नॉर्थ वेस्ट वाली, 2 सेक्शन सी में नॉर्थ ईस्ट वाली। अब यहाँ से क्या दिखा?
सेक्शन बी की वो 3 प्लस एक हाई कमिश्नर एरिया 4, तो आप इजी करने के लिए 3 ही समझो, और सेक्शन सी की वो 2, तो 3 2 5। तो इस तरह से सेक्शन सी को सेक्शन बी को जोड़ दे तो मुस्लिम मेजोरिटी में भी तो 5 प्रोविंसें आ गई और हिंदू मेजोरिटी में 6। ये क्या मैं कर रहा हूँ? ये मैं ये कर रहा हूँ कि वो जो मेंबर जीत करके आएंगे ना, 296 मेंबर्स टोटल,